अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। अमरीकी सदर ओबामा के जाते जाते फैसले, गद्दारी के इल्जाम में कैद चेल्सी मैनिंग की सजा माफ कर दी। क्या आफिया केस भी ज़ेरे गौर है? और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से जो सीखा अब दुनिया को सिखा रहे हैं। जनरल राहील मुतासिर करने का हुनर जानते हैं, आलमी शख्सियत बनकर उभर रहे हैं। अमरीकी सदर ओबामा के दौरे सदारत में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में वो बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं। जाते जाते ऐसे फैसले कर रहे हैं जो रिपब्लिकन्स की राय में अच्छे नहीं, जिन पर ट्रंप इंतजामिया को शदीद एतराज है। आज ऐसा ही एक फैसला सामने आया है। सदर ओबामा ने गद्दारी के इल्जाम में कैद चेल्सी मैनिंग नामी खातून की सजा माफ कर दी है। वैसे तो ओबामा अपने दौरे इख्तिदार में 1385 लोगों की सजाएं खत्म कर चुके हैं, लेकिन चेल्सी मैनिंग का मामला जरा मुख्तलिफ है। चेल्सी वो खातून हैं जिसने विकीलीक्स के उन्वान से 7 लाख से ज़ायद दस्तावेजात और वीडियोस लीक की थीं, जिस पर उसे गद्दारी का मुर्तकिब करार पाया गया था। 33 साल की सजा सुनाई गई थी और अब उसे आज़ाद किया जा रहा है। ये फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए नाकाबिल कबूल है। वो इस फैसले से नाराज हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस फैसले से एक उम्मीद जागी है। आफिया सिद्दीकी का जिक्र फिर से होने लगा है, क्योंकि डॉक्टर आफिया और चेल्सी के केसेस में कुछ ममासलत है। दोनों ही हसास नौयत के ये केसेस हैं, दोनों ही पर इल्जामात संगीन हैं और दोनों ही केसेस में आम राय यही है कि कानून के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। इसके अलावा कल ही अमरीकी रियासत न्यू जर्सी की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट ने ओबामा को इलेक्शन कैंपेन के वादे याद दिलाए और 5 लोगों की रिहाई का मुतालबा किया। इस फहरिस्त में चेल्सी मैनिंग के अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। मुख्तसरन ये कि आफिया के लिए अब अमरीका से आवाज़ें उठ रही हैं। यही वजह थी कि पिछले 2-3 दिन से हमने देखा सोशल मीडिया पर भी आफिया के लिए मुहिम चलाई जा रही है। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि शायद आफिया सिद्दीकी के लिए भी इसी किस्म का कोई ऑप्शन इस्तेमाल हो सके, ज़ेरे गौर आ सके। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान एजाज चौधरी के जुलाई 2013 के बयान का जिक्र भी हुआ है, जिसमें उन्होंने शकील आफरीदी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के तबादले की बात कही थी। 2 इलाकाई तस्फियों का जिक्र किया था, जिसके ज़रिए आफिया की रिहाई मुमकिन है। इसी तस्फियों की बुनियाद पर पाकिस्तान ने अमरीका को शकील आफरीदी के बदले आफिया की पेशकश भी की। वज़ीर आज़म और जॉन कैरी में तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमरीकी अहदेदार से मिले, लेकिन इन तमाम तर मुलाकातों का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकल सका। ओबामा इंतज़ामिया आफिया की रिहाई से साफ इनकार कर चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तानी हुकूमत नई अमरीकी इंतज़ामिया से इस बारे में बात करने के लिए पुरुम्मीद है। ऐसे में अब ये सवाल है कि अगर अमरीका में आफिया की रिहाई का मुतालबा मजीद तूल पकड़ता है, पाकिस्तान ट्रंप इंतजामिया से आफिया की डील बना सकता है। आज का ये प्रोग्राम और इसका पहला सेगमेंट, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। अमरीकी सदर ओबामा के जाते जाते मुतनाज़िर फैसले और फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला जो कि अब तक अटका हुआ है, इसी पर हम बात करेंगे। साबिक सफ़ीर आबदा हुसैन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा आपका। पहले फ़लस्तीन में यहूदी आबादियों के खिलाफ जो करारदाद थी सलामती कौंसिल में, उसको वीटो किया गया, वीटो नहीं किया गया। अब चेल्सी मैनिंग को छोड़ देना, ओबामा इंतज़ामिया के जाते जाते जो फैसले लिए जा रहे हैं वो रिपब्लिकन ज़ाहिर उनको उसको पसंद नहीं कर रही है। आप अमरीका में सफ़ीर रही हैं, क्या हमेशा जब भी इंतकाल इक़्तिदार होता है उस वक्त इसी तरह की सूरत हाल होती है या इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ है? जी, इस बार सूरत हाल इस तरह से मुख्तलिफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत बड़ी मुतनाज़ है और उन्होंने अमेरिका को बिल्कुल तकसीम कर रखा है। अब जिस दिन वो अपना हलफ उठाते हैं तो इम्कान है कि अमेरिका के मुतादिद शहरों में एहतजाज होंगे जी। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो इस लिहाज से ये सूरत हाल खासी मुनफरिद है। लेकिन अभी आज का ही अगर हम मिसाल ले लें, मैनिंग केस जो है इसमें ओबामा इंतजामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, उसकी सज़ा को आज़ादी इजहार राय के खिलाफ करार दिया गया, लेकिन सदर ओबामा ने ज़ाहिर उसकी सज़ा भी ख़त्म कर दिया आज। क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में भी इसी किस्म का कोई ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि अमरीका में जिन 5 कैदियों की रिहाई का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है उनमें चेल्सी के अलावा आफिया का नाम भी शामिल था।
دیکھیے جی، ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ تو امریکہ کے حکام پہ منحصر ہوگا کہ وہ ان کو رہا کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، لیکن عبدہ صاحبہ خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو عافیہ کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی پیشکش کی تھی، لیکن اوباما انتظامیہ اس پر راضی نہیں ہوئی. اب مستقبل میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی، تبدیلی آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. اب ڈاکٹر شکیل آفریدی اور ڈاکٹر عافیہ کا تبادلہ کرنا یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ان کی یہاں نئی انتظامیہ کچھ ایسا قدم اٹھاتی ہے یا نہیں. اچھا، پچھلے ایک سال سے امریکہ پاکستان تعلقات کچھ اچھے نہیں. کل ہی اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے متعلق بھی ایک انتہائی سخت پیغام دیا ہے. کیا ایسے حالات میں پاکستان اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ رکھنے کی پوزیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ پاکستان تعلقات اس وقت نہ زیادہ قرب کے ہیں اور نہ زیادہ دوری، اور یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کا قرب جو ہے وہ اکثر نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے. جی، ہمارے تو حق میں یہ بات جائے گی کہ جہاں پہ تعلقات کھڑے ہیں یہیں پہ رہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے ہماری جانب سے، لیکن اب جیسے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری ہے، اس میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. 20 جنوری کو امریکی صدر اپنا عہدہ بھی سنبھال لیں گے. ان کی آمد کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہتر ہوں گے حالات؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان کا کوئی ذکر نہ کیا، افغانستان کا بھی نہیں کیا. 2 مرتبہ انہوں نے ذکر کیا اور ہندوستان کی بڑی تعریف کی. اب وہ ہمارے ساتھ کیا روابط قائم کرتے ہیں یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا، لیکن ان کی شخصیت کچھ اس قسم کی ہے کہ اگر ہم نے مؤثر لابینگ کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان کے مابین کشمیر کے حوالے سے کوئی ثالثی کا کردار ادا کر لیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق سفیر عابدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، اور عافیہ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس پر کہہ رہی تھی کہ اوباما انتظامیہ تو ظاہر ہے اب اس کا اختتام ہو چکا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ انتظامیہ آ جاتی ہے ایکشن میں، اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا. ہم ایک بریک یہاں پر لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ جنرل راحیل شریف نے ورلڈ اکنامک فورم میں اپنے آپ کو کیسے منوایا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل راحیل شریف کو ریٹائر ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی کا سحر کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ اب بھی مسلسل خبروں میں ہیں. پہلے ان سے متعلق اسلامی اتحاد کی قیادت کرنے کی خبریں گردش کرتی رہیں. اب وہ خود ڈیووس میں ہیں اور ورلڈ اکنامک فورم پر انہوں نے بات کی ہے اور سب کو چپ کرا دیا ہے. پاکستانی عوام تو ان کی فین پہلے ہی تھی، اب لگ رہا ہے کہ عالمی سطح پر بھی ان کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے. ورلڈ اکنامک فورم میں ان کی باتیں، نکات، لہجہ بے مثال ہمیں نظر آیا. انہوں نے سخت سوالات کے جس طرح سے نرم لہجے میں اطمینان کے ساتھ جواب دیے وہ دیکھنے والے تھے. انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی سفارشات بھی پیش کی اور گلوبل انٹیلیجنس شیئرنگ پر زور دیا. یہ بتایا کہ دہشت گرد غاروں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے حملوں کی پلاننگ کر رہے ہیں. انسانی حقوق کے سوال پر بھی انہوں نے جواب دیا اور تمام شرکاء کو دنگ کر دیا. ان کی گفتگو کا یہ حصہ آپ کو پہلے سناتے ہیں. Human rights, I'll just give an example again of about 100 odd mothers whom I met after the incident. Myself, my wife, we were there, and they were all demanding that they should be caught and apprehended and hanged there in the school premises. So somebody mentioned about human rights, so they just literally got hold of me and said that, what about our human rights? So there is a balance which is required, and especially for those, I would say, hardcore terrorists who have been holding heads of 2 of my soldiers, one in each hand, and playing football with the third one. So there is a need to, deal with these terrorists in a very firm, in a very bold, audacious, and I personally feel in a manner that it creates deterrence. Obviously, the norms and other rules and regulations.
जनरल राहिल शरीफ का अंदाज़े बयान, लहजा, क्या वो बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनकर उभर रहे हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। जनरल राहिल शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर जिस अंदाज में दहशत गर्दी पर बात की, वो यकीनन मुतासिरकुन है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितनी इंपॉर्टेंस है इस गुफ्तगू की? देखिए, ये बात थी कि ठीक है, पाकिस्तान इस वजह से भी जो है राहिल शरीफ की जो है अहमियत थी कि वो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं और पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में कामयाबी हासिल की है इंसर्जेंसी के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ। तो उस लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो दुनिया के लिए जो है ये एक अहम चीज़ है कि जो है वो जो इनके साथ मतलब जो इनकी क़यादत कर रहे थे उस हवाले से जनरल राहिल शरीफ को बुलाया गया था। अब यकीनी तौर पे दुनिया के लिए नजरें बहुत हैं कि जो है वो कि दहशत गर्दी से कैसे निपटा जाए। एक मसला जो है वो सिर्फ एक मुल्क का नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल मसला है और इसी वजह से जो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी दिलचस्पी इस बात से है कि पाकिस्तान की जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसको सुना जाए और इसी लिहाज से जनरल राहिल शरीफ को भी दावत दी गई थी। तो जाहिद साहब, ये सिर्फ सुनने की हद तक होगा? जनरल राहिल शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तजावीज़ भी दी हैं, ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क का कहा है। आपको लगता है दुनिया सीखने के लिए तैयार है, इन तजावीज़ पर अमल भी करेगी? बहुत सारी चीज़ें तो दुनिया को पता है ना, ये ऐसी बात नहीं है कि जो है यकीन तौर पर राहिल शरीफ की बात करते वो पाकिस्तान के अपने एक्सपीरियंस थे उसके हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन मसला ये है कि ये खासी एक चीज़ आई है कि जो दहशतगर्दों के तरीक़ेकार रहा है वो बहुत तब्दील होता जा रहा है। इस वक्त जो है ये यहाँ पे सिर्फ बात नहीं है, इराक़ में हम देखते हैं दाइश की जो कार्रवाइयाँ रही हैं उस पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफ़ी सबक सीखा है कि अब जो है वो उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों को जो है अपने गिर्द लिया जाता है या तंजीम के गिर्द लाते हैं, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जिस तरह से साइबर स्पेस को अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी हवाले से जो राहिल शरीफ साहब की जो है वो तकरीर भी इसी हवाले से थी कि जो है जो बदलते हुए हालात हैं, जो एक तरह जो दहशतगर्दी में जो एक लिहाज से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है तो उसको एक लिहाज से नए चैलेंजेस जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। और ये बात सही है कि जो है वो जो है इसके खिलाफ निपटा उसी एक मुल्क कैसे इस पे निपट सकते हैं, बल्कि उसके लिए कोई ग्लोबल अप्रोच की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल ये है कि यही बात जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी मैं खाली सुनना चाह रही थी। और क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का या एक खास मुल्क का नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल मसला है दहशतगर्दी का और मेरे ख्याल ठीक है। जाहिद साहब, यहाँ एक और अहम पहलू भी है इसका कि जनरल राहिल ने ठीक है टेक्नोलॉजी से मुतालिक तो पॉइंट उठाया कि दहशतगर्द हमसे 2 कदम आगे हैं और फिर सिर्फ शरपसंद नहीं, उन्होंने स्लीपर सेल्स और उनके जो हामी हैं, मददगार हैं, उनकी तरफ भी इशारा किया, सहूलतकारी के खात्मे पर जोर दिया उन्होंने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि हम खुद सहूलतकारों के खिलाफ जो जंग है उसमें अब तक कामयाब हो सके हैं? सहूलतकारों के खिलाफ जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कर सके हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि ये हम काफ़ी अर्सा से ये बात करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो उसको फैसिलिटेट करते हैं, उनको मदद फराहम करते हैं। लेकिन बस ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात नज़र आती है, लेकिन हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस बात पे है कि जो क्या हमने खुद इस चीज़ पे अमल किया है। तो इसके साथ जाहिर होता है कि नहीं, हमने पूरी तौर पे इस पर हमने कोई जो है बहुत पेशरफ्त नहीं की है। ये सारे जो है जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करते रहे हैं हम कि फैसिलिटेटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो लोग इनकी मदद करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप पिछले 2 साल में ज़रा देख लें कि नेशनल एक्शन प्लान पे जो है हमारे कहाँ तक अमल दरामद हुआ है। यहाँ तक कि उसको छोड़ें, फैसिलिटेटर तो बहुत ही आराम से ढूंढते रहते हैं। जो लोग जो है इस चीज़ को तरगीब देते हैं, जो हेट लिटरेचर जिस तरह से यहाँ फैलता है, जिस तरह से जो है हमारे यहाँ एक लिहाज से ये एक्सट्रीमिज़म जो फैल रही है उस चीज़ को हम कहाँ पर रोकने में कामयाब हुए। तो ये मसला सिर्फ ये आता है कि सिर्फ निशानदेही करना काफ़ी नहीं है कि ये मसला है। क्या इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे लिए खुद है कि क्या हमने नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया था उस पर हम अमल कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमने मदद करने हमने बिल्कुल उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब तो हमारी पॉलिसी तो इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हम तो ये कहने हमारे जो है यहाँ पे हुक्मरान तो अब ये कहने लगे हैं
کہ جو ہے وہ سیکٹیرین جو ایک لحاظ سے ملیٹنسی ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں دیکھتے ہیں ان کی نزدیک. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پھر یہ کہ ہم دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی کی کارروائی اس وقت ہو رہی ہے وہ تو یہ سیکٹیرین بیسس پہ ہے. جی. تو اگر ہم حکومت یہ رویہ اختیار کرتی ہے کہ وہ تو اس کو ہم علیحدہ رکھتے ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں جو انتہا پسندی کرتے ہیں، جو وائلنس انتہا پسند کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے، تو پھر تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سینئر صحافی زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے. خاتمہ جس کے لیے جنرل راحیل شریف نے جو تجاویز دی ہیں بہت اہم ہے، جس پر عمل کر کے دنیا میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے اس پر بڑی حد تک قابو بھی پایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.